नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, हमने आपको थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा दिया था, सारी जितनी भी थ्योरियाँ थी, यानी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत जितनी भी थ्योरी थी उसको हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट के बारे में, यानी अब जो भी हमारा सेशन होगा वो लागत से संबंधित होगा, यानी कॉस्ट से संबंधित होगा। और डिमांड और सप्लाई की वजह से, यानी डिमांड और सप्लाई के द्वारा किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। और जो डिमांड और सप्लाई की बात करें तो डिमांड जो चैप्टर है इसको ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। और रही बात सप्लाई की, तो जो सप्लाई होता है यानी किसी वस्तु का जो कोई अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो प्रोडक्शन की जो सप्लाई है वह उसकी क्वांटिटी पर निर्भर करती है। यानी कोई कॉस्ट, जैसे कोई वस्तु है तो उस वस्तु की जो कास्ट है तो वह उस वस्तु की कास्ट उस वस्तु के प्रोडक्शन की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तो आज हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है कॉस्ट, ठीक है ना, ये कॉस्ट लिखा हुआ है। तो इस कॉस्ट के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअल में कॉस्ट कितने प्रकार की होती है और कई सारी टाइप्स होती हैं कॉस्ट की। यानी कॉस्ट जो हमारी लागत है उसके कई सारे प्रकार हैं, एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यानी लागत का वर्गीकरण, यानी लागत आपकी कितने प्रकार की होती है वो यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है जो पहला टाइप है, यानी इसके कॉस्ट का जो क्लासिफिकेशन में आपका पहला टाइप है वो है मौद्रिक लागत, यानी मॉनेटरी कॉस्ट। और यहाँ पर जो आपका मॉनेटरी कॉस्ट है यानी मौद्रिक लागतें हैं वो तीन प्रकार की निकल के आती है। मतलब कहने का ये है कि मॉनेटरी जो आपकी कॉस्ट है इसके अंतर्गत तीन लागतें हैं, यानी तीन कॉस्ट हैं। वो क्या क्या है आपके सामने है। पहला है आपकी व्यक्त लागतें यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स, और यहाँ पर दूसरा है आपका है अव्यक्त लागतें जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, और आपकी जो तीसरी है वो है सामान्य लाभ। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये मौद्रिक लागत है यानी मॉनेटरी कॉस्ट है, ये क्या होता है। उसके बाद एक एक करके जितने भी यहाँ पर कॉस्ट के टाइप्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मौद्रिक लागत की बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जब कोई प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर अपने वस्तु को बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज को खरीदता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रोड्यूसर है, वह प्रोड्यूसर मान लीजिए किसी पार्टिकुलर वस्तु को बना रहा है, तो उस वस्तु को बनाने के लिए उसके पास कई सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसके द्वारा वो उस वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या होना चाहिए जिसकी वजह से वो वस्तु का निर्माण करेगा। आपके सामने क्या होना चाहिए, यानी उस प्रोड्यूसर के पास उसके पास लैंड होना चाहिए, यानी भूमि होना चाहिए। किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, यानी वस्तु कहाँ बनेगी, तो वो आपका लैंड डिटरमाइन होना चाहिए, यानी वो भूमि जहाँ पर वस्तु बनानी है तो आपके पास भूमि हो गई। और उसके पास आपके पास कच्चे माल आने चाहिए जिस कच्चे माल के द्वारा वस्तु का निर्माण होगा। अब मान लीजिए कच्चा माल भी आ गया। जब कच्चा माल आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कच्चे माल को संगठित करके एक वस्तु को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए। बिना लेबर तो कुछ होगा नहीं, तो आप लेबर मंगाएंगे यानी श्रमिक मंगाएंगे। अब जो श्रमिक भी आ गया उसके पास आपके पास जो है क्या लाना चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोई प्रोड्यूसर उस वस्तु का निर्माण करता है तो उस वस्तु के निर्माण के पीछे आपके इतने सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। आप समझिए, जब इतने सारे रिसोर्सेज वो जो है प्रोड्यूसर इकट्ठा कर लेता है यानी कलेक्शन कर लेता है, तो जाहिर सी बात है जितने सारे रिसोर्सेज को वो लाएगा उनको कुछ ना कुछ पेमेंट करना होगा, उनको कुछ ना कुछ क्या होनी है, व्यय करनी होगी, कोई राशि देनी होगी, तब ना आएंगे। ऐसा तो है नहीं किसी को आप बुला लिया, भाई हमारे यहाँ ये वस्तु बनानी है, कोई ये इस वस्तु की इस कमोडिटी को आपको प्रोडक्शन करना है, आप हमारे यहाँ चले जाओ। तो फ्री में तो कोई करेगा नहीं, तो आप उसके लिए क्या दोगे, उसके लिए पैसा दोगे। अब पैसा क्या है आपका, यही आपका मॉनेटरी लागत है, यानी क्या है आपकी मॉनेटरी कॉस्ट है। अब मॉनेटरी कॉस्ट का मतलब यही हुआ कि आप किसी वस्तु को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है उन ज़रूरतों की चीज़ों को पेमेंट आप करते हैं, तो वही जो आप पेमेंट यानी धनराशि व्यय करते हैं उस रिसोर्स को खरीदने के लिए, वही आपका मौद्रिक लागत है। अब मौद्रिक लागत में आपकी तीन चीज़ें आती हैं। अब एक एक करके हम इन तीनों फैक्टर को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आपको सामने है पहला जो आपका प्रकार है मॉनेटरी कॉस्ट्स की, पहला जिसको हम बोलते हैं व्यक्त लागतें, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी जिसको हम बोलते हैं व्यक्त लागतें, यहाँ पर आपके सामने इसके कई सारे वैरायटी लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आप व्यक्त लागतों को इन सब द्वारा भी आप पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं। अब क्या क्या है ये भी समझ लेते हैं।
भुगतान की गई लागतें, जैसा कि आपको मैंने बताया अभी कि वस्तु अगर कोई प्रोड्यूसर वस्तु बना रहा है तो भाई जितने भी रिसोर्सेज वो खरीदेगा तो जाहिर सी बात उसको पेमेंट करना होगा उस वस्तु को खरीदने के लिए। मजदूर आएगा तो मजदूरी देनी होगी, अगर वो भूमि लिया है तो उसको रेंट देना होगा, और मान लीजिए कच्चा माल लाया है तो कच्चे माल को पेमेंट करके लाया होगा, यानी जो भी वो चीज़ खरीदा है उसको पेमेंट किया होगा तब उसको सामान मिला होगा। तो क्या है वो आपकी मॉनेटरी है, यानी आपने मनी दे करके उसको खरीदा है। अब यहाँ पर भुगतान की गई लागतें ये आपका पहला हो गया, यानी व्यक्ति लागत को हम इसको भी बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस व्यक्ति लागत को हम क्या बोल सकते हैं, व्यय लागत, यानी आपने व्यय उस वस्तु उस कच्चे सामान को या उस रिसोर्सेज को खरीदा है क्या करके, व्यय लागत करके, यानी आपने व्यय किया हुआ है, तो व्यय किया हुआ क्या है, वही आपका व्यय लागत है। अब आगे परिव्यय लागत, इसको भी वही बोलते हैं, यानी आप जो भी रुपया दे करके उस वस्तु को खरीदते हैं, यानी उस संसाधन को खरीदते हैं, तो आपने कहा हो गया आपका परिव्यय लागत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अस्पष्ट लागत। अस्पष्ट लागत क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने सीधे सीधे मॉनेटरी टर्म में उस कच्चे माल के रूप में कच्चे माल को खरीदने के रूप में आपने उसको धनराशि दिया है, मजदूर आया है आपने उसको मजदूरी दिया है, मजदूरी देंगे तो वो भी आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है, यानी आप उसको मनी देंगे। और मान लीजिए कि अगर आप रेंट पर ज़मीन लिए हैं जहां पर आप वस्तु का निर्माण करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है ना, तो आपको रेंट देना होगा। अब रेंट तो ऐसा नहीं है कि आप उसको मनी में नहीं देंगे, तो आप उसको मनी में रेंट देंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि इसको व्यक्त लागतों को हम इन सब सारी चीज़ों से डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब समझिए अव्यक्त लागतें, इसी के यानी मॉनेटरी कॉस्ट के अंतर्गत ही आपका अव्यक्त लागत, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, अस्पष्ट लागत अथवा अखर्च लागत। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अव्यक्त लागत या इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप यानी कोई प्रोड्यूसर है तो वह प्रोड्यूसर आपको मॉनेटरी टर्म में पेमेंट ना करके, ठीक है, यानी मॉनेटरी टर्म वो पेमेंट नहीं करेगा, वो मॉनेटरी टर्म के रूप में पेमेंट नहीं होगा, यानी धनराशि सीधे सीधे जो आप इस वाले सेक्शन में दे रहे थे धनराशि किसी रिसोर्स को खरीदने के लिए, और यहाँ पर आप उसको नहीं देंगे। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कोई प्रोड्यूसर है तो वह प्रोड्यूसर की जो धनराशि यानी उसकी जो इनकम है, उस इनकम को क्या होगा, उस इनकम पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि वो प्रोड्यूसर कहीं से अगर लोन लिया रहा होगा तो वो अगर लोन लेगा कहीं से तो उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, यानी ब्याज देना होगा। अगर मान लीजिए वही अगर आपका उसका खुद का निजी वेतन है, यानी उसका निजी सैलरी है, प्राइवेट सैलरी है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उस पर भी ब्याज चल रहा होगा, तो वो ब्याज अस्पष्ट तरीका नहीं कर सकता ना, यानी वो ब्याज स्पष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए उस ब्याज को हम अव्यक्त लागत बोलते हैं, यानी जो प्रोड्यूसर है उसकी निजी लागत पर जो इंटरेस्ट हो रहा है वो क्या है, अव्यक्त लागत है। और दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको अव्यक्त लागतों के अंतर्गत आती हैं, यानी उनको हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, यानी उनको हम खर्च के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, अव्यक्त लागतें, ठीक है ना। और इसमें क्या आता है, आप जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, यानी टैक्स क्या है वो भी आपको दिखता नहीं है, वो डायरेक्ट ही आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, तो वो भी आपका अव्यक्त लागत के अंतर्गत आ जाता है, जो नहीं आप जो गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी आपका इसी सेक्शन में आता है सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, आपको मैं बता दूं कि जो कोई प्रोड्यूसर होता है तो उस प्रोड्यूसर को किसी इंडस्ट्री में बनाए रखने के लिए एक नॉर्मल प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस प्रोड्यूसर को, उस उत्पादक को अगर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो यानी उस आस में वो बना रहता है उस इंडस्ट्री में, हो सकता है कि उसको इन फ्यूचर क्या हो, प्रॉफिट और ज़्यादा हो, तो यानी कम से कम उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिलनी ही चाहिए। अगर उसको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो इंडस्ट्री को लीव कर देगा, इंडस्ट्री को छोड़ देगा। लेकिन ये नॉर्मल प्रॉफिट ही ऐसी प्रॉफिट है, और नॉर्मल प्रॉफिट किस रूप में होगी, आपकी मॉनेटरी टर्म में होगी, ठीक है, यानी आप जो प्रॉफिट होगा वो कहीं कहीं मनी के रूप में होगा, और ये नॉर्मल प्रॉफिट ही किसी उत्पादक को इंडस्ट्री में बनाए रखती है, यानी वो इंडस्ट्री में अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज के द्वारा जिस कमोडिटी का वो प्रोडक्शन कर रहा है उसका प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपका जो मॉनेटरी कास्ट है उसकी जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी जो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमारी कॉस्ट की टाइप है वो आगे है आपका रियल कॉस्ट, यानी वास्तविक लागत। अब समझते हैं कि हमारा जो वास्तविक लागत है वो क्या है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए इस वास्तविक लागत को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, उस एग्जांपल से आप बेहतर समझ पाएंगे कि ये रियल कॉस्ट यानी वास्तविक लागत एक्चुअल में होता क्या है। ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई उत्पादक है, कोई प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर मेज बनाने का काम करता है,
ठीक है, क्या बनाने का काम करता है? मेज। अब मेज बनाने के लिए जाहिर सी बात है लकड़ी से बनेगी, तो जो लकड़ी है, मान लीजिए कि मेज बनाने के लिए वो प्रोड्यूसर क्या करता है, उसके पास लकड़ी चाहिए। अब ये लकड़ी कहाँ से आएगी? लकड़ी कहीं ना कहीं जंगल से आएगी। अब जंगल से कोई भी श्रमिक जाएगा जंगल से लकड़ी काटने। अब जब श्रमिक यहाँ पे लगेगा, जाएगा जंगल से लकड़ी काटने, अब लकड़ी काटने जंगल से जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको कुछ ना कुछ फिजिकल हरास होगा, यानी उसको थकान होगी, उसको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होगा। यानी जंगल में जाएगा, बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों हो सकता है इसके काट ले, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हैपन हो सकती हैं, घटना घट सकती है। तो मान लीजिए वो लकड़ी काटने गया, ठीक है, अब उसको यहाँ पे थकान लगती है, या इसका जो यहाँ पर लकड़ी काट के आया, जब वो लकड़ी लेके आएगा तो जाहिर सी बात है उसको किसी न किसी के द्वारा लाएगा। जब वो लाएगा तो वो भी क्या है, वहाँ भी एक प्रकार से आपकी कॉस्ट है। फिर आगे समझिए, जैसे वो लकड़ी लाया जंगल से, लकड़ी लाने के बाद इंडस्ट्री में लाया, जब इंडस्ट्री में वो लकड़ी लाया तो लकड़ी को साफ सफाई किया जाएगा। लकड़ी तो ऐसा नहीं है कि आपके जंगल में लकड़ी है और लकड़ी पूरा सेफ, मतलब कि एकदम पूरी तरह सेफ है, आप उसको डायरेक्ट इंडस्ट्री में लाए और मेज बनाना शुरू कर दिए, ऐसा तो होगा नहीं। अब क्या होगा, जब लकड़ी आ जाएगी इंडस्ट्री में तो जाहिर सी बात है कुछ लोग उसको साफ सफाई करने में लगेंगे, उसमें भी मेहनत लगेगी। जब कुछ लोग साफ सफाई मेहनत करके साफ सफाई करेंगे तो जब मान लीजिए लकड़ी थोड़ा सेफ हो गई, अच्छी दिखने लगी, थोड़ी खूबसूरती आ गई उसमें, तो अब क्या होगा, जब लकड़ी थोड़ी खूबसूरत दिखने लगेगी तो जाहिर सी बात है अब वो लगेगा हाँ आप मेज बना सकते हैं। लेकिन अभी इतना नहीं इस काम चलेगा, अभी और चीज़ें होंगी। क्या होंगी? अब मेज बनाने के लिए ऐसा नहीं है ना कि आप लकड़ी के ऊपर वाला केवल कवर हटा दिए तो मेज बनना शुरू हो जाएगा उसी से, नहीं, उस लकड़ी को और ज़्यादा काटा और चीरा जाता है, तो उसको काटने और चीरने में भी क्या होगी, मेहनत लगेगी। तो इस तरीके से यानी जितने भी कष्ट, जितने भी प्रयत्न, जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं इस मेज को बनाने के लिए, लकड़ी से संबंधित जितने भी कृत्य यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को मिला करके वो क्या है, आपका रियल कॉस्ट है। रियल कॉस्ट कुछ और नहीं है, सिर्फ आपका जो प्रयास है, आपका जो कष्ट है, आप जितना त्याग कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें आपका क्या है, आपका वास्तविक लागत है। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ क्या कहते हैं कि घर में खाने के लिए कुछ होता नहीं है, तो घर में खाने के लिए नहीं होता है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करेंगे अपनी फैमिली का जीवन यापन करने के लिए। तो जब वो अपनी फैमिली का जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे ताकि हमारी फैमिली को शाम को रोटी मिल पाए, तो जाहिर सी बात है जब वो निकलेंगे घर से बाहर तो उनको कई सारी चीज़ों को फेस करना होगा। यानी खाने की व्यवस्था करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को वो देखते हैं, यानी वो ट्राई करते हैं कि हम ऐसा क्या इकट्ठा करें, ऐसी क्या चीज़ें हो जाए ताकि शाम को हमारी फैमिली का पेट भर जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को वो कष्ट से फेस करते हैं, तब शाम करके इतनी मेहनत से, इतना त्याग करके, इतनी परिश्रम करके तब वो इकट्ठा कर पाते हैं। तो ये जो त्याग और परिश्रम और प्रयास है ना, यही आपका रियल कॉस्ट है। तो ये कास्ट का एक टाइप है। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो वास्तविक लागत है, रियल कास्ट है, ये एक्चुअल में होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी जो क्लासिफिकेशन की अगली सीरीज है, यानी अगला जो आपका टाइप है वो है अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको कुछ और नाम से पुकारते हैं, वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम बोलते हैं वैकल्पिक लागत यानी अल्टरनेटिव कॉस्ट, और यहाँ पर विस्थापित लागत बोलते हैं यानी डिस्प्लेस्ड कॉस्ट, और उसको हम बोलते हैं हस्तांतरण आय या हस्तांतरण लागत यानी ट्रांसफर कॉस्ट। यानी अवसर लागत को हम इस नाम से भी पुकार सकते हैं, इस नाम से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अब समझिए कि ये अवसर लागत होता क्या है। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बता देता हूँ, तो परिभाषा बताने के बाद मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब समझिए, यहाँ पर जो आपका अवसर लागत है, तो किसी वस्तु की अवसर लागत यानी वह विकल्प है जिसका त्याग किया जाता है। फिर से समझिए एक बार, किसी वस्तु की अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वह विकल्प है यानी जिसको त्याग कर दिया जाता है। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है, ठीक है, किसान की यह क्या है, एक खेत है। अब ये क्या है, किसान की खेत है, और इस खेत में कोई भी जो किसान है वो दो चीज़ों को पैदा कर सकता है। यहाँ पर आपका पहला चीज़ है चना और दूसरा चीज़ है आपका जौ, ठीक है ना। अब या तो वो चना का प्रोड्यूसर करेगा यानी यहाँ पे चना का उत्पादन करेगा, या तो जौ का उत्पादन करेगा। अगर मान लीजिए कि वह चना का उत्पादन करता है, उसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज का सहारा लेकर के, उस साधन का सहारा लेकर के। अब चने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, चने के लिए उसका बीज चाहिए, उसके लिए जो है सिंचाई के लिए साधन भी चाहिए, बीज चाहिए, और जो है आप जो जिस खेत में आप उस चने को उगाएंगे उसके लिए उसकी हार्वेस्टिंग चाहिए यानी उसको जो है जुताई के लिए चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे चने को
उत्पादन करने के लिए, चने को उत्पादित करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जरूरत होती है जो आपके रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब इस रिसोर्सेज से मान लीजिए चना और जौ दोनों को उत्पादन किया जा सकता है, दोनों को उत्पादित किया जा सकता है इस खेत के माध्यम से। तो किसान जो है उस रिसोर्स यानी उसके पास जो भी रिसोर्स है उस रिसोर्स से चना और जौ को उत्पादन कर सकता है। मान लीजिए फिलहाल के लिए उस रिसोर्स से वो चना का उत्पादन करता है। अगर वो चने का उत्पादन कर लेता है तो जो आपकी अवसर लागत होगी यानी चने की जो अवसर लागत होगी वो जौ है। यानी आपने चना का उत्पादन किया, आपने जौ का उत्पादन नहीं किया। जबकि अगर वही रिसोर्सेज जो चने के लिए आप लगा रहे हैं वो आप जौ में लगाते तो जौ का उत्पादन कर सकते थे। इसीलिए अगर आप चना का उत्पादन कर रहे हैं तो चना का जो अवसर लागत होगा या जौ की मात्रा होगी, यानी जिस चीज का आपने त्याग कर दिया है। तो मैं अवसर लागत क्या है? किसी वस्तु की अवसर लागत वह विकल्प है जिसका आप त्याग कर देते हैं। आपने चना का उत्पादन करने के लिए जौ का त्याग किया है तो चने का अवसर लागत ये जौ हो जाएगी। और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, ठीक है ना। यह विद्यार्थी फिलहाल के लिए 1 रुपए में, कितने रुपए में? 1 रुपए में। 1 रुपए में या तो वो 2 पेन खरीद सकता है या तो 1 कॉपी खरीद सकता है, ठीक है, सॉरी। अगर 1 रुपया उसके पास है तो कोई विद्यार्थी है तो 1 रुपये से वो तो 2 पेन खरीदेगा या तो 1 कॉपी खरीदेगा। अब अगर मान लीजिए कि विद्यार्थी इस 1 रुपये से 2 पेन खरीद लेता है तो 2 पेन की जो अवसर लागत होगी ये कॉपी हो जाएगी, 1 कॉपी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि किसी वस्तु की अवसर लागत वह उत्तम विकल्प होता है जिस चीज़ का त्याग किया जाता है। अब यहाँ पे 2 पेन और 1 कॉपी खरीद सकता था विद्यार्थी 1 रुपये में, स्टूडेंट 1 रुपये में खरीद सकता था, लेकिन 2 पेन को खरीद लिया, कॉपी को छोड़ दिया है कॉपी को। इसीलिए 2 पेन की जो अवसर लागत होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, वो 1 कॉपी उसकी कॉस्ट मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, अवसर लागत हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्टूडेंट है वो 1 रुपये को केवल इस कॉपी पे खर्च कर दे, 2 पेन खरीदे ही ना, तो 1 कॉपी की जो अवसर लागत होगी वो 2 पेन के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे और एग्जाम्पल समझते हैं, और अच्छी तरीके से एग्जाम्पल और समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 विकल्प हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और ये स्टूडेंट के पास फिलहाल के लिए 2 ऑप्शन है। वह तो वो क्या करेगा, या तो वो पढ़ाई कर देगा यानी पढ़ाई करेगा, या तो वो केवल कमाएगा ही, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर वो पढ़ाई करता है तो कमाना छोड़ देगा। अगर वो पढ़ाई करता है कमाना छोड़ देगा तो जाहिर सी बात है पढ़ाई की अवसर लागत क्या होगा, ये कमाना हो जाएगा। और ऐसे भी हो सकता है कि यह स्टूडेंट क्या कर सकता है, केवल कमाए पढ़ाई ना करे। तो अगर वो कमाता है तो कमाने का जो अवसर लागत होगा ये पढ़ाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर वो कमाई करेगा तो वह उत्तम विकल्प छोड़ देगा, तो उत्तम विकल्प छोड़ने का मतलब है कि ये आपकी इस कमाई के लिए अवसर लागत हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस जो पूरा सेशन आपका है, यानी कॉस्ट से रिलेटेड, यानी कॉस्ट का कंसेप्ट क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या है। जितने भी आपके टाइप्स हैं यहाँ पे सारे टाइप्स आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको भले ही कुछ ना फील हो, लेकिन हम लोगों से मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हाँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।